नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आप लोग भी आशा है सब उपस्थित हो गए होंगे। आज सबसे पहले योगेश महाजन और शैलेंद्र ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं। परेश मन्या, धीरज कुमार जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, सुनील रातौरी जी, पंकज शुक्ला जी, मनदीप शुक्ला जी, किशोर सागर जी, मुबिन मुल्ला जी, योगेश महाजन जी, विकास चौधरी जी, अदिति त्रिपाठी, परेश मन्या, धीरज कुमार जी आदि हमारे सुधी चिकित्सक उषा तभानी सब उपस्थित हो गए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि सब समय का अनुशासन पालन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जीवन में बहुत आवश्यक है। समय पर उठना, समय पर खाना खाना, समय पर घूमने जाना, समय का बहुत ही महत्व है। और इसको जो महत्व को जो समझता है वो निश्चित रूप से आगे उन्नति को अग्रसर होता है, अपनी लाइफ स्टाइल को भी वो सुधार सकता है। आइए आज हम चर्चा करेंगे स्थूल रोग पर, मेदो रोग पर। कल हाइपोनेट्रीमिया के बारे में चर्चा की थी। सोडियम की अल्पता, इसके बारे में चर्चा हुई थी। आइए पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी का प्रश्न है, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय है। ये ग्रुप ऑफ डिसीज़ का नाम MND कहलाता है, मोटर न्यूरॉन डिसीज़ कहलाती है। किसी विशेष नर्व में डिजेनरेशन हो जाए तो संबंधित मांसपेशियों में वेस्टिंग और वीकनेस उत्पन्न हो जाती है। इसे एमाइटोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। तो कौन सी नर्व में डिजेनरेशन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करना है। फिर भी क्योंकि मोटर 3 प्रकार के नर्व्स होते हैं कि मोटर फंक्शन, सेंसरी और मिक्स्ड। मोटर माने आदेशात्मक जो एक्शन होता है, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब मोटर फंक्शन के कारण होता है। अगर ये डिजेनरेशन हो जाए तो निश्चित है, आप जैसे जानते हो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है, सेल होता है, डेंड्रॉन होता है, और एक्सॉन में एक कवरिंग होती है जिसको फैटी शीथ बोलते हैं। जब किन्हीं कारणवश इस्कीमिया की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से न्यूरॉन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका पोषण भी कम हो जाता है, और जिससे जो लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहलाता है, यानी डेंड्रॉन से रिसीव करता है, सेंसेशन रिसीव करता है डेंड्रॉन से, फिर सेल में, फिर एक्सॉन में, फिर डेंड्रॉन में, इस प्रकार एक गति, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन। ये डिफेक्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि स्नेहांश की कमी न्यूरॉन्स में हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर न्यूरॉन डिजीज पैदा होते हैं। इसके लिए सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। तो यहाँ पर बाह्य अभ्यंग, बाह्य स्वेदन, षष्टिकशाली श्वेत, सर्वांग धारा, मात्रावस्थी, सर्वांग धारा, शिरोधारा, नस्य आदि जितनी भी ब्रह्मण प्रक्रियाएं हैं वो सब इन पेशेंटों में करना है। अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम तय करें तो सबसे पहले इसमें मृदु शोधन करा दीजिए। मृदु शोधन कराने के पश्चात फिर सिद्धवस्ती इसमें बहुत ही उपयोगी होगी। यव कोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सयश्चावा सिद्धवस्ती इति स्मृतः किताब में मेरे ये वस्ती दी हुई है। इसमें हमने केवांच बीज और अश्वगंधा बीज और इसमें मिलाया है। तो जितनी भी मोटर न्यूरॉन के डिसऑर्डर्स हैं उसमें इस वस्ती का प्रयोग श्रेष्ठ है। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार, अश्वगंधा 100 ग्राम, केवांच बीज 100 ग्राम, दोनों को मिला लें, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। मात्रावस्थी आप 8 दिन सिद्धवस्ती लगाइए, 8 दिन मात्रावस्थी में अश्वगंधा बलादि तैल, इसका भी प्रयोग आप
30 ml की मात्रा में भोजन के बाद मात्रा वस्तु के रूप में करें। नस्य के रूप में इंद्रिय वर्धक या मालकांगली या ज्योतिषमरी तैल से नस्य 4-4 बूंद सुबह शाम दोनों टाइम देवें। औषधियों में इसमें योगेंद्रस वातकुलांतक 60-60 मिलीग्राम, मुक्ता प्रोवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, गिलोय 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्तू यह एक मात्रा हुई। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेह के साथ या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। अमल की रसायन भी इसमें अच्छा लाभ प्रदान कर सकती है। तो इस तरीके से मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यदि तत्काल सावधानी पूर्वक ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट को लाभ हम दे सकते हैं। डॉक्टर पंकज शुक्ला, उन्होंने बेनाइन ओवेरियन सिस्ट काजिंग पेन एब्डोमिनल रीजन, बेनाइन ओवेरियन सिस्ट के बारे में पूछा है, जिसकी वजह से थोड़ा पेट में दर्द भी हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? रीनल कैल्कुलाई भी है, छोटे छोटे कैल्कुलास भी हैं किडनी में। ओवरी के सरफेस में जब सॉलिड या फ्लूइड युक्त सैक उत्पन्न हो जाते हैं, सिस्ट की उत्पत्ति हो जाती है, इन्हीं को बेनाइन ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है। बेनाइन इसलिए कि वो कैंसरस नहीं है, इसलिए उसका नाम बेनाइन ओवेरियन सिस्ट है। और इसकी वजह से पेल्विक पेन, हैवीनेस ऑफ द एब्डोमेन, ब्लॉटिंग ढकार आना, फीयर और वोमिटिंग, ये लक्षण रोगी में मिल सकते हैं। इरेगुलरिटीज ऑफ द मेंसेस, इसमें भी तकलीफ, मेंसेस में भी तकलीफ हो सकती है, कभी ज़्यादा कभी कम पेन युक्त मेंसेस हो सकता है। क्योंकि इसमें एक प्रकार का सिस्ट है तो इसमें निश्चित है शोथहर जो वस्ती है वो लाभ करेगी। तो इसमें तृण पंचमूल क्वाथ, वरुणादि क्वाथ 50-50 बल्कि 100-100 ग्राम ले लें और इसमें 200 ग्राम हो गया, 1200 ml पानी डाल के 300 ml शेष बचाएं। 300 ml काढ़े में त्रिफला घृत 50 ml, गोमूत्र 50 ml और युवक्षार 10 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती कम से कम 16 बस्ती इस पेशेंट में देवें। इससे निश्चित रूप से रोगी में लाभ होगा। इसके पहले यदि विरेचन करा दें तो और अच्छा। आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से या मूर्छित तिलतैल से करा के विरेचन करा दें। विरेचन के बाद ये बस्ती देवें। इसके अलावा औषधियों में त्रिफला, विडंग, गिलोय, शुंठी और नागरमोथा, त्रिफला, विडंग, गिलोय, शुंठी और नागरमोथा, इनका बारीक चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दोनों टाइम पानी के साथ, ताज़े पानी के साथ या गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा कांचनादि गुग्गुलू, गोक्षुरादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। तो ये ट्रीटमेंट आप लगातार 5-6 महीना देवें तो इससे निश्चित रूप से ओवेरियन सिस्ट में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर के.एन. गांगवार, इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन विद कार्डियोमेगेली, 65 साल की उम्र है, इसमें क्या करना चाहिए? तो मैं तो सजेशन दूंगा कि पहले दीपन पाचन पंचकोल क्वाथ 7 दिन दे दीजिए और उसके पश्चात आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से करिए। क्रूर कोष्ठी है तो आप 50 ml से चालू करिए, 50-60 ml से क्रमशः बढ़ाते जाएं जब तक सम्यक स्नेह के लक्षण न मिलें। सम्यक स्नेह के लक्षण सास्नेह मल प्रवृत्ति और मल में शिथिल, मल का शिथिल हो जाना, ये लक्षण मिलने लगे तब तक आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। उसके बाद विरेचन करा दें। विरेचन में त्रिव्रत, अमलतास, छोटी हरड़ और कुटकी प्रत्येक 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल और 125 मिलीग्राम इच्छा भीधि रस मिला के विरेचन करा दें। संसर्जन क्रम कराने के पश्चात फिर लघु आहार दें निरंतर। दीपन पाचन औषधियों का लगातार प्रयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में
एरंड भ्रष्ट हरितकी आधा चम्मच सेवन रोज करें। हरितकी का सेवन यदि रोज किया जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई व्यापत्ति नहीं होती है। कदाचित कुप्ते माता नोदरस्ता हरितकी, माता कभी कुपित हो सकती है, लेकिन हरितकी को लिया जाए तो कभी किसी प्रकार के व्यापद या एडिक्शन क्रिएट नहीं होता है। तो ये आप लगातार करें, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात। अच्छा, इससे आपको जो कार्डियोमेगेली आपने बोला उसमें भी लाभ होगा। विरेचन कराने से कार्डियोमेगेली में भी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा लेखन वस्ती का प्रयोग आप कार्डियोमेगेली में कर सकते हैं। इसमें त्रिफला, वायुविडंग, गिलोय, सुंठी और नागरमूथा बराबर मात्रा में काढ़ा बना लें 300 ml, और इसमें त्रिफला घृत 50 ml और गोमूत्र 50 ml 10 ग्राम यवक्षा डाल के वस्ती देवें। तो वस्ती देने से निश्चित है जो मेगेली है, कार्डियोमेगेली है, वो निश्चित रूप से इसमें आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा मेदोहर गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन और गोक्षो इसका चूर्ण बनाकर भी देवें तो कार्डियोमेगेली में लाभ प्राप्त होगा। चूँकि 65 साल का है तो आप जो है 70 साल तक के व्यक्ति में आप विरेचन, वमन आदि, शोधन कर्म आदि करा सकते हैं। इसलिए निसंदेह आप ये चिकित्सा करें तो कॉन्स्टिपेशन में भी, कार्डियोमेगेली में भी लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर निधि शर्मा 4 इयर्स का लड़का है, बच्चा है, स्पीक डिले है, हॉर्सनेस वॉइस है और बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है। तो पहले टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट कर लें। इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस 60 मिलीग्राम, टंकण 125 मिलीग्राम और स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और त्रिभुवन कीर्ति रस 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ दें। इसके अलावा सिरप सेप्टिलीन 1-1 चम्मच दिन में 3 बार रोगी को, बच्चे को पिलाएं। इससे निश्चित रूप से आराम प्राप्त। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन, ये जो मैंने औषधि बताई हैं आपको, स्वर्ण बसंत मालती आदि, इसको यदि आप ब्राह्मी रसायन के साथ देवें तो निश्चित रूप से 1-1.5 माह में आराम प्राप्त। मैंने कई बच्चों को ये देखा है जो को बार बार टॉन्सिल, बार बार जुकाम हो जाता है, उनको ब्राह्मी अवलेह के साथ ये योग दिया गया और पेशेंट में बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। अन्यथा कई बार जो है नेबुलाइजेशन की आवश्यकता पेशेंट में पड़ जाती है। हॉर्सनेस या डिले जो बोलना है वो निश्चित है एक गंभीर व्याधि है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। इसमें नियो टैबलेट 1-1 गोली दिन में 2 बार और अकरकरा और मधुयष्टि, अकरकरा मधुयष्टि का चूर्ण तैयार कर लें और इसकी करीब 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा शहद के साथ चटाने का प्रयास करें। इसमें निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। बाल चतुर्भद्र सिरप आता है, बाल चतुर्भद्र सिरप, यह 1-1 चम्मच सुबह शाम बच्चों को देवें। दूसरा, कृमिनाशक औषधियाँ भी प्रत्येक 15 दिन या 1 माह के अंदर आपको देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से रोगी, अब चूँकि छोटा है तो आगे कोई गंडूस या कवल धारण तो कर नहीं सकता है, तो ये ट्रीटमेंट आप करें, इसमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी ने हिस्टीरिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। हिस्टीरिया ये स्त्रियों में होने वाला विकार है, खास तौर से देर में मैरिज होना या मेंसेस में बहुत तकलीफ होना या मानसिक दबाव, घर में सुख शांति ना होना, पति पत्नी में ज़्यादा झगड़ा होना, ऐसे जो सामाजिक और आर्थिक कारण हैं, मानसिक कारण हैं, उसकी वजह से हिस्टीरिया की उत्पत्ति होती है। कई बार हम हिस्टीरिया और अपस्मार में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर इट इज़ अ हिस्टीरिया और अपस्मार या उन्माद। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसमें वेग तीव्र नहीं आते, जबकि अपस्मार में बहुत वेग तीव्र आते हैं, वेग तीव्र नहीं आते और सोते समय कभी भी आवेग नहीं होता, जबकि अपस्मार में सोते समय में भी आक्रांत पेशेंट हो जाता है।
एकांत में वेग नहीं आते। सामूहिक कई लोग हैं उनके सामने वेग आ, जबकि अपस्मार तो कभी भी आ सकता है, एकांत में भी आ सकता है या भीड़ भाड़ में भी वेग आ सकते हैं। और दूसरी बात, जब हिस्टीरिया का पेशेंट मूर्छित होता है या गिरता है तो संभल सावधानी से गिरता है वो, जबकि अपस्मार का पेशेंट एकदम अचानक वो गिर सकता है। दूसरा, नेत्र गर्दन टेढ़े नहीं होते हैं। हिस्टीरिया में नेत्र गर्दन टेढ़े नहीं होते, जबकि अपस्मार में टेढ़ापन हो जाता है। और कभी भी जीवा या होस्ट नहीं कटते हैं हिस्टीरिया में, क्योंकि संभल के पेशेंट गिरता है और उसको पूर्वाभास हो जाता है कि मेरे को आवेग आने वाले हैं। लेकिन अपस्मार में निश्चित रूप से जब रोगी गिरता है तो उसके जिह्वा है या होंठ है वो कट जाते हैं। दूसरा, एक और विशेष लक्षण, अपस्मार में कई बार अपने आप मलत्याग हो जाता है, जबकि हिस्टीरिया में इस प्रकार मलत्याग नहीं होता। ये डायग्नोस डिफरेंशियल से कर लेना चाहिए। सामान्यतः इसका ट्रीटमेंट भी लगभग अपस्मार या उन्माद के समान में ही किया जाता है। विशेष रूप से इसमें शुद्ध घृत का नस्य देना चाहिए। 4-4 बूंद दिन में 2 बार नस्य देवें और गो घृत से पूरे शरीर में अभ्यंग कराना चाहिए। और एक चूर्ण है जो बड़ा इसके लिए उपयोगी है, जो मेरा अनुभूति योग है, उसमें सर्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम, ब्राह्मी चूर्ण 50 ग्राम, शंख पुष्पी चूर्ण 50 ग्राम, वचा 50 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, सर्वगंधा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और वचा, ये बारीक चूर्ण कर लें बराबर मात्रा में लेकर के, और 1-1 चम्मच सुबह शाम को दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। और इसके अलावा जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हों या जो कारण है पेशेंट का, उसके कारण के आधार पर चिकित्सा करना चाहिए। इसके अलावा उन्माद गज केसरी रस 125 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र 60 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार ये पेशेंट को चटाएं ब्राह्मी होले या च्यवनप्राश के साथ। इससे भी कंट्रोल होता है। दूसरा, नस्यकर्म मैंने बताया, नस्यकर्म का भी प्रयोग करें, शिरोधारा का प्रयोग और सांत्वना पेशेंट को सत्वाजे चिकित्सा करें, आश्वासन देवें और किस वजह से हुआ है ये वजह की जानकारी जरूर आप प्राप्त कर लें। इस तरीके से हिस्टीरिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर मुकम्बिका रचना ने, उनका कोई 45 साल का पेशेंट है, 45 इयर्स, हीमोग्लोबिन उसका 8.5 है, उसका एकदम से सडनली वेट रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें पूरा ब्लड टेस्ट करा लें, डायबिटीज़ देख लें या कोई मानसिक कारण तो नहीं है ये देख लें। पहले कारण का पता लगाएं कि किस वजह से सडन जो है वेट जो है कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन, जहाँ तक प्रश्न है, हीमोग्लोबिन तो बढ़ाया जा सकता है। इसमें आप पहले दीपन पाचन औषधियाँ देते जाइए साथ में, ताकि डाइजेशन हो। अष्टांग लवण, दाढ़ीमा, अष्टाक्षूण 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार भोजन के पहले पेशेंट को दें। इसके बाद अच्छी भूख लगे, अच्छा खाना खाए, सलाद का अच्छा सेवन कराएं। बीट है, गाजर है, टमाटर है, इनका अधिक मात्रा में सेवन किया जाए। हरी सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, इनका सेवन करें। इसके अलावा अभ्रलो एक टैबलेट आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम पेशेंट को दें। लोहासो और द्राक्षासो ये 4-4 चम्मच और 8 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दें। इससे भूख भी लगेगी और साथ साथ में हीमोग्लोबिन भी पेशेंट का बढ़ेगा। और रस औषधियों में मुक्तापुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को आप देवें। वजन बढ़ाने के लिए आमल की रसायन, अश्वगंधा और शतावरी, अश्वगंधा 100 ग्राम, शतावरी 100 ग्राम, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ठंडे दूध के साथ सेवन कराएं। इससे पेशेंट में वेट बढ़ेगा। खाना की मात्रा उसकी बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा। और यदि कोई डिसीज डायग्नोस होती है तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में हमको करना पड़ेगा। इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और वेट भी बढ़ेगा। मीना गुप्ता, उनका एक पेशेंट है, बीपी
160 और 100 है, डायस्टोलिक 100 है, सिस्टोलिक 160 है और सोडियम 127 है। तो 127 निश्चित रूप से ये हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है, क्योंकि सोडियम नॉर्मल जो है 142 होना चाहिए और आप बता रही हैं कि 127 है। इसलिए इसमें निश्चित रूप से चूँकि हाइपरटेंशन भी है, तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हुए सर्वगंधा बटी गोक्षरादि को गुल देते हुए और जो जिसमें सोडियम प्रधान द्रव्य हैं उनको हमको खाने में पेशेंट को देना चाहिए। और इसके लिए निश्चित रूप से जो ब्रेड रोल हैं, सैंडविच हैं, सूप है, चिकन है, फिश है, नट्स हैं, नट्स जो साल्टेड नट्स हैं, एग्स हैं, इन सबको अधिक खाना चाहिए, जिससे कैल्शियम की सोडियम की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर भी ना बढ़ने पाए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हुए सोडियम की पूर्ति हमको करना चाहिए। सचिन कठोले, इन्होंने माइग्रेन विद अम्लपित्त के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। वास्तव में अम्लपित्त के अंतर्गत भी माइग्रेन की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन माइग्रेन एक स्वतंत्र व्याधि है, अम्लपित्त भी एक स्वतंत्र व्याधि है। तो दोनों को मिला करके ट्रीटमेंट पेशेंट में करना है। तो माइग्रेन के लिए सबसे पहले हल्का मृदु शोधन कर दीजिए। इसमें एरंड तैल 30 ml खाली पेट में प्रातः दे दें। 3 दिन दीपन पाचन औषधि देने के बाद इससे मृदु शोधन हो जाएगा और इसके बाद माइग्रेन का ट्रीटमेंट आपको करना है। तो माइग्रेन के लिए एक तो नस्यकर्म है, केशरादि नस्यकर्म। इसमें केसर 5 ग्राम ले लीजिए, केसर को, और थोड़ा घी में भूंज लीजिए। उसके बाद 5 ग्राम ही शक्कर ले लीजिए और उसके साथ एकदम बारीक पाउडर बना लीजिए और इसको संग्रहित कर लीजिए किसी शीशी में, कांच की शीशी में। ये टोटल 10 ग्राम हुआ। ये 2 पेशेंट के लिए सफिशिएंट है, 1-2 दिन के लिए सफिशिएंट है। इसकी लगभग 250 ग्राम की मात्रा निकाल करके और 2 चम्मच गोदुग्ध में घोल दीजिए, कुनकुने गोदुग्ध में, और इसका नस्य पेशेंट को दीजिए। 4 बूंद लेफ्ट, 4 बूंद राइट में। यह रोजाना 21 दिन तक ये नस्य दीजिए। आप देखेंगे कि माइग्रेन में बहुत ही अच्छा लाभ इस नस्यकर्म से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें हम वातकुलांतक रस 60 मिलीग्राम, सरासूल वज्रणी रस 250 मिलीग्राम, विषाण भस्म 250 मिलीग्राम और गोदंती 500 मिलीग्राम। वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, सरासूल वज्रणी रस 250 मिलीग्राम, विषाण भस्म श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, गोदंती 500 मिलीग्राम। ऐसी एक मात्रा है ये दिन में 2 बार कलाकंद के साथ देवें। कलाकंद एक मिठाई होती है, उसके साथ सुबह शाम देवें तो निश्चित रूप से इसमें लाभ होता है। आपको 7 दिन के अंदर परिणाम इसमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा पथ्यादिक्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद, ये बहुत ही उपयोगी काढ़ा है। चरक कंपनी का सिफेग्रेन आता है, टैबलेट सिफेग्रेन, 2 गोली दिन में 2 बार, और सिफेग्रेन ड्रॉप्स भी आता है, ये 4-4 बूंद दोनों नासा में प्रक्षेपित करें। ये ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से माइग्रेन में आराम होगा। अम्लपित्त है तो इसमें अविपत्तिकर चूर्ण और ऐड कर दें। अविपत्तिकर चूर्ण 5 ग्राम खाना खाने के बाद दोनों टाइम देवें, तो ये माइग्रेन में भी लाभ करेगा और अम्लपित्त में ही। इसके अलावा जो हमने रस योग तैयार किया था उसमें सूत शेखर मिला दें। जैसे बताया था, वातकुलांतक, सरासूल वज्रणी रस, श्रृंग भस्म, गिलोय सत्व, श्रृंग भस्म और गोदंती। इस गोदंती भी डाला है, गोदंती भी अम्लपित्त की लाभ करेगा। सूत शेखर भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों की चिकित्सा हो जाएगी, लेकिन पहले मृदु शोधन जरूर कराएं, इससे पित्त जो बढ़ा हुआ पित्त है वो निकल जाए। तीक्ष्ण शोधन नहीं कराना है, क्योंकि तीक्ष्ण शोधन करने से वायु की वृद्धि हो सकती है और माइग्रेन में तकलीफ हो सकती है। ये आपको ध्यान में देना है। आर सिंह चहल,
इन्होंने नवाइस रसायन बनाने की विधि पूछी है और किस रोग में देते हैं। ये नवाइस रसायन हमने एक अनुसंधान का कार्य किया था। एक हमारे बहुत प्रिय शिष्य संध्या पांडे, उन्होंने सोरियोसिस में नवाइस रसायन का प्रयोग किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो निश्चित रूप से चूँकि ये श्वेत कुष्ठ भी कुष्ठ है, तो अन्य कुष्ठों में भी, श्वेत कुष्ठ में भी ये लाभ दे सकता है। इसमें मैंने काम नहीं किया है, लेकिन इसको दे सकते हैं। बनाने की विधि मैं बता देता हूँ, इसमें क्या क्या है औषधियाँ हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, नवाइस लॉ, इसमें औषधियों के एक एक भाग बढ़ाते चले जाते हैं। तो आप ध्यान से सुने अथवा नोट कर लें। नवाइस रसायन ये चक्रदत्त का योग है। आमल की 1 भाग, विभीतक 2 भाग, हरित की 3 भाग, विडंग 4 भाग, चित्रकमूल 5 भाग, भिलावा 6 भाग, वाकुची 7 भाग, लौह भस्म 8 भाग और भृंगराज 9 भाग। ये बराबर बराबर लेके एकदम बारीक चूर्ण बना लें और 5 ग्राम की मात्रा दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ सेवन कराएं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आमल की, विभीतक, हरित की, विडंग, चित्रकमूल, भिलावा, वाकुची, लौह भस्म, भृंगराज, ये एक एक भाग बढ़ाते चले जाएं। जैसे मान लीजिए आपने आमल की 100 ग्राम लिया तो विभीतक 200 ग्राम, हरित का 300 ग्राम, ऐसा क्रमशः एक एक भाग बढ़ाते चले जाएं। तो ये एक बहुत ही उपयोगी, और इसके जो संध्या पांडे ने जो कार्य किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स सोरियोसिस में प्राप्त हुए हैं। आप जो है श्वेत कुष्ठ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम कैसे आए, कैसे आएंगे, निश्चित है लाभ, पॉजिटिव लाभ होगा, और आप जरूर सबको बताने का भी कष्ट करेंगे कि श्वेत कुष्ठ में हमने ये औषधि दी और लाभ करा। डॉक्टर राजेश शर्मा, इन्होंने, उनका कोई पेशेंट है, WBC कम हो, WBC कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से WBC यदि कम है, इसके माने ये हुआ कि आपका व्याधि क्षमत्व, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स हैं, T सेल हैं, वो हमारे व्याधि क्षमत्व को मजबूत करते हैं। WBC यदि कम है तो निश्चित रूप में आपका कहीं ना कहीं किसी माध्यम से रक्तक्षय हुआ है या और किसी प्रकार गंभीर व्याधि से आप ग्रसित हैं अगर WBC कम है। ऐसी अवस्था में आपको रसायन औषधियाँ, रसायन, आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, गिलोय घनबटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ पेशेंट का सेवन कराएं। इसके अलावा द्राक्षासो और लोहासो 4-4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इनका सेवन कराएं। धीरे धीरे WBC बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जवारा, जवारे का रस, गेहूं को किसी क्यारी में लगा दीजिए। वो गेहूं जब उगाते हैं तो उसको काट करके करीब 50 ग्राम और मिक्सर में पीस लीजिए, और उसका रस अगर आधा कप सुबह आधा कप शाम को लें तो इससे बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और WBC की भी वृद्धि हो जाती है। डॉक्टर मुक्ता भगत, इन्होंने सन्निपातक श्वसनक के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। सन्निपातज है तो निश्चित है इसमें फुफ्फुस से संबंधित कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। ऐसी अवस्था में श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, रस पीपरी 125 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्रा शहद के साथ या वासा अवलेह के साथ आप दें। इसके अलावा भारंग आदि क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम इसका सेवन कराना है। स्वर्ण क्षीरी एक पौधा होता है, इसका पंचांग चूर्ण बना लें, 1-1 चम्मच सुबह शाम लेवें। और विशेष रूप से यदि मूल मिल जाए ताजी तो उसका सुरस निकाल करके 2-2 चम्मच दिन में 2 बार
5 दिन तक ही सेवन कराएं। उससे श्वसनक जो त्रिदोषज है वो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है। बुखार यदि है तो उसमें संजीवनी बटी, महासुदर्शन घनबटी को भी ऐड कर सकते हैं। गिलोय घनबटी भी इसमें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। डॉक्टर ज्योति चंद्राकर, उन्होंने सिकल सेल, ल्यूकीमिया, थैलीसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सारे के सारे बहुत सारे जितने एनीमिया हैं उन्हें गिरा दिए हैं। इनका सामूहिक ट्रीटमेंट आप जो कर सकते हैं, जो आप आयुर्वेद में, हम सिकल सेल एनीमिया का बहुत ट्रीटमेंट किए हैं जब रायपुर में थे, क्योंकि एक विशेष जाति में ये रोग ज़्यादा होता है। सिकल सेल मीन्स हाशिए के आकार के आरबीसी हो जाते हैं। इसमें हमने स्वर्णसूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, शुद्ध काशीश 250 मिलीग्राम, इसको च्यवनप्राश के साथ दिन में 3 मात्राएं ये दी गई और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा गिलोय सुरस 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद दोनों टाइम, क्योंकि ये निश्चित है बोन मैरो की डिसीज़ है और बोन मैरो के लिए तिक्त रस प्रधान औषधियों को देना आवश्यक है। इसके अलावा तिक्त क्षीर बस्ती जो 5 प्रकार के जो तिक्त औषधियाँ हैं, मुस्त परपट को क्षीर चन्नो दी चनाग्रही है, श्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांतई है, चिरायता, कुटकी, गिलोय, मुस्तक और परपट, इनका काढ़ा बना लें 800 ml, 200 ml दूध मिलाएं और दुग्ध शेष रहने तक पका लें। फिर इसमें शतावरी घृत 50 ग्राम, सेंधव 5 ग्राम डाल करके बस्ती देवें। ये तिक्त बस्ती है। इसके अलावा शतावरी, मुलैठी और चिरायता, गिलोय, इनका भी काढ़ा बना करके क्षीर सिद्ध करके ये बस्ती दी जा सकती है। ये तीनों चारों रोग जो बताए उसमें लाभप्रद है। एक हलीमक रोग का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसका प्रयोग हमने थैलीसीमिया में किया। गुड़ुचि स्वरस क्षीर साहितम माहिषम घृतम सा पिबेत त्रिवताम स्निग्धो रसेन अमल कसुतो विरक्तो मधुर प्राय भजेत पित्ताय लाभहम। गुड़ुचि स्वरस से माहिष घृत यानी भैंस के घृत को सिद्ध किया गया और इससे आभ्यंतर स्नेहपान कराया। फिर त्रिव्रत और आमल की स्वरस से विरेचन कराया। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम और फिर निरंतर जो माहिष घृत है गुड़ुचि स्वरस से सिद्धित, उसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लगभग 3 माह 4 माह तक दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिकल सेल एनीमिया में ही हमने रक्त परपटी का भी प्रयोग किया। ये भी बहुत उपयोगी है। रक्त परपटी बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा जो पिच्छावस्ती है, पिच्छावस्ती उसमें रक्त डाल करके दी गई पिच्छावस्ती, उससे भी रोगी को बहुत लाभ हुआ। तो इस तरीके से चाहे वो सिकल सेल हो, ल्यूकीमिया हो, थैलीसीमिया हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो, इन सब में सामूहिक रूप से ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर मनीष खरे, उन्होंने गायनेकोमास्टिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। यह एक प्रकार का इनलार्जमेंट ऑफ द मेंस ब्रेस्ट। कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्यों में ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको नाम दिया गया है गायनेकोमास्टिया। ये निश्चित है हार्मोनल डिफेक्ट के कारण होता है। ऐसे रोगों में इसमें विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद लेखन वस्ती देवें। लेखन वस्ती देने के पश्चात फिर कांचनाद गुलु आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली दिन में द्वार लगातार 3-4 महीने तक देवें। निश्चित रूप से ये जो बीमारी है ब्रेस्ट बढ़ने की मेल में, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से जो प्रश्न मेरे सामने आए थे मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। हमारे साथी, चिकित्सक साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उषा तबानी, डॉक्टर सुनील रातौरी, रेखा वर्मा जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी
भारत ठोक, गौरव जी, नवीन जोशी जी, आहर सिंह चहल, शिल्पा पालस्कर, नीना गुप्ता जी, संजीव कुमार जी, शिखा वर्मा, आशुतोष कुमार जी, राजेश शर्मा, देन शीतल गुंजनवार, गिरिराज प्रसाद जी, योगी दत्त शर्मा जी, मुकम्बिका रचना जी, सविता पाटिल, विनेश्वरी श्रीवास्तव, मनोरंजन साहू, ज्योति चंद्राकर, आनंद आयुर्वेद, आर्य विश्वकर्मा, वंदना पाठक जी, कुश गौड़ जी, आदित्य त्रिपाठी जी, मनदीप शुक्ला जी, तृप्ति सिंघल जी, गौरव पारधी, विकास चौधरी, अर्चना वर्मा, अंकिता शर्मा, शैलेंद्र ठाकुर जी, अरुण शर्मा जी, रीना शर्मा जी, माधव मिश्रा जी, परेश मन्या, राकेश कुमार सिंघल जी और अंकिता सिंह, ये चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। आइए अब मेदो रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेदो रोग आज बहुत मात्रा में बढ़ रहा है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ हो गई है। हम एक खाना पचता नहीं है, दूसरा खाना खाते रहते हैं। ज़्यादा फैट का सेवन, कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जा रहा है और उतने प्रमाण में हम व्यायाम या मेहनत नहीं करते हैं। हमारे शरीर में 1700 कैलोरी होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर यदि कैलोरी होती है और यदि हम उस कैलोरी का खर्च नहीं करते हैं तो शरीर में मांस और मेद की वृद्धि होकर के स्थूल रोग की उत्पत्ति कर देता है। स्थूल रोग के कारण अनेक अन्य रोग भी हो सकते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीजेज, हाइपरटेंशन, आर्टियोस्क्लेरोसिस, यानी कई प्रकार की व्याधियाँ, प्रमेह रोग भी इसके कारण उत्पन्न हो सकता है। रोगियों को कई प्रकार की परेशानी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का डेवलपमेंट हो सकता है। रोगी में हाँफने की प्रक्रिया और साथ साथ में थायराइड, ये खासतौर से स्थूल रोग जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में भी प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि स्थूल रोग बहुत ही गंभीर व्याधि है। इसको अष्टोनिंदित अध्याय में निंदित पुरुष के रूप में गिना गया है। मेद मांस वृद्धि, मुख्य रूप से इसमें मेद और मांस वृद्धि होती है। स्फिग, उदर, स्तन चलते समय हिलने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि स्थूल हमको हो गया। कारण में विचार करें तो सहज कारण होते हैं वो विभिन्न जातियां हैं, जैसे डच के लोग, जर्मनी, भारत, लंका, अफ्रीकी देश, ये सहज रूप से स्थूल रोगी के यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सहायक कारण हैं, जैसे कि स्त्रियों में अधिक स्थूल रोग मिलता है और 40 वर्ष के ऊपर स्थूल रोग ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। कारणों को देखें तो ज़्यादातर तो जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा, फैट ज़्यादा लेना और ज़्यादा आराम करना, सुखपूर्वक बैठना, लेटे रहना, व्यायाम नहीं करना, ये कारण है। साथ साथ में डक्टलेस ग्लैंड की क्रियाहीनता, थायराइड ग्लैंड की क्रियाहीनता, पिट्यूटरी बॉडी, सुप्रारीनल, टेस्टिस के स्राव की कमी, इनके कारण से जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से मेदो वृद्धि होती है। और निश्चित रूप से इसमें मुख्य कारण होता है व्यायाम का अभाव। जितना कैलोरी का खाना हम ले रहे हैं वो हम खर्च नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मांस और मेद की वृद्धि होने लगती है। ज़्यादा देवा स्वप्न, अत्यधिक पौष्टिक भोजन का सेवन करना, और इसकी वजह से मेद और मांस की वृद्धि होती है। आइए संप्राप्ति देखें तो स्व कारणों से मेदा की वृद्धि, मेद माना फैट की वृद्धि, और इसके वजह से स्रोतोवरोध होगा, वायु का अवरोध होगा, तो इसकी वजह से वायु का प्रकोप होगा। वायु जो है कोष्ठ में जाकर के अग्नि को प्रदीप्त करेगी और अग्नि के प्रदीप्त होने से आहार का शोषण होगा और पुनः पुनः अधिक मात्रा में भोजन की इच्छा होगी। आपने देखा होगा जो स्थूल रोगी होता है उसको भोजन बहुत जल्दी लगता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जितना ज़्यादा खाना खाएगा उतना ही अधिक मेदो वृद्धि होगी। तो इसमें पुनः पुनः अधिक मात्रा में भोजन करना, इसके कारण मेद की वृद्धि, त्रिदोष प्रकोप, मेद मांस वृद्धि, उदर, स्तन और स्फिग ये बढ़ जाते हैं, चलने में हिलने लग जाते हैं। ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आयु का क्षीण हो जाना, उत्साह की कमी, मैथुन में कठिनाई, दुर्गंधित शरीर, स्वेद का अधिक मात्रा में आना, क्षुधा की वृद्धि, प्यास अधिक लगना, निद्रा अधिक्य, दुर्बलता, मांस मेद
मांस मेद में वृद्धि, उदर स्तन स्फुग मांस का लटकना, ये मुख्य रूप से मेदस्वी व्यक्ति में या मेद रोग में लक्षण प्राप्त होते हैं। आइए साध्यासाधता के बारे में विचार कर लें। तो कफज प्रकृति के व्यक्ति में यदि स्थूल रोग हो जाता है तो वह कृच्छ या असाध्य होता है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलस ग्लैंड्स के कारण यदि स्थूल रोग होता है वह भी कृच्छ साध्य होता है। और माता पिता के बीज से उत्पन्न स्थूल जो है वो जो हेरिडिटरी होता है, कंजेनाइटल होता है, वो असाध्य होता है। उपद्रव में विसर्प का होना, भगंदर, ज्वर, अतिसार, प्रमेह, श्लीपद, कामला, अपची और यहाँ तक कि मृत्यु भी रोगी में हो सकती है। इसका संप्राप्ति और लक्षण मेधसावृत मार्गत्वाद वायु कोष्ठे विशेषतः चरण संदुक्ष अत्यग्नम आहारम शोष्यत्यपि तस्मात् शीघ्रम जर्यत आहारम चादि प्रकांक्षिताः विकानश्च स्मृते घुरान कश्चित काल वितक्रमात् मांस मेदाति वृद्धत्वात् अचल स्फिग उदर स्तनः अयथो उपच उत्साहो नरो अति स्थूल च उच्यते। ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। आइए अब चिकित्सा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसका गुरु चाप तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति। यहाँ अपतर्पण कर्षण चिकित्सा रोगी में करना चाहिए। गुरु चाप तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृषाणाम ब्रह्मणार्थम च लघु संतर्पणम च तत्। तो गुरु आहार, क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है तो पेशेंट को गुरु आहार देना चाहिए, जैसे मालपुआ, क्योंकि तीक्ष्णाग्नि को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो मालपुआ जिसमें ज़्यादा गरिष्ठ भोजन होता है और उसकी वजह से क्षुधा रोगी में शांत होती है। अपतर्पण चिकित्सा, अपतर्पण के अंतर्गत प्रियंगु, यव, कोदो, मूंग, कुल्थी, आमलकी, खजूर, ज्वार, बाजरा और परवल ये आते हैं। तो ऐसे द्रव्यों को अधिक मात्रा में पेशेंट को सेवन कराना चाहिए। ये अपतर्पण चिकित्सा है। इसके अलावा लघु अन्नपान, क्योंकि आहार मुख्य कारण है। लघु अन्नपान 2 रोटी मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया आदि का सेवन कम मात्रा में रोगी को करना चाहिए। इसके अलावा दीपन पाचन, तीक्ष्ण और लेखन वस्ती, इसमें लेखन वस्ती सबसे प्रमुख चिकित्सा है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि वमन विरेचन के बाद यदि लेखन वस्ती करते हैं तो 100% पेशेंट में लाभ प्राप्त होता है। लेकिन वमन विरेचन के बिना ही यदि लेखन वस्ती देते हैं तो पेशेंट ये तो बोलता है कि मेरे को बहुत हल्का लगता है, चलने में मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन वेट में बहुत ज़्यादा कमी इसमें नहीं आती है। इसलिए मेरा कहना है आपसे कि वमन विरेचन करने के पश्चात लेखन वस्ती दें तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा उद्वर्तन, रूक्ष उद्वर्तन, कोल कुलत्तादि क्वाथ से, पंचकोल क्वाथ से, पंचकोल चूर्ण से या त्रिकट चूर्ण से या इन सबको मिला लीजिए और रूक्ष उद्वर्तन पेशेंट को करें। डेली 21 दिन तक कम से कम पौन घंटा तक उद्वर्तन आपको करना चाहिए। इसके अलावा निदान परिवर्जन, सर्वप्रथम तो ये है कि निदान का परिवर्जन करें। वमन विरेचन के बारे में मैं कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं डिटेल चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो वमन विरेचन ये करा दें। इसके बाद फिर लेखन वस्ती का नंबर आता है। और लेखन वस्ती के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग अधूरी लेखन वस्ती का प्रयोग करते हैं। जैसे त्रिफला क्वाथ गोमूत्रम क्षौद्र क्षारम समन्वित ऊस्कादि प्रतिवापाह, जो ऊस्कादि गण के प्रतिवाप हैं, प्रक्षेप द्रव्य है, वो हम अक्सर नहीं डालते। सिर्फ हम त्रिफला, वायविडंग, गिलोय, नागरमुथा, सुंठी आदि का काढ़ा बना करके यवक क्षार और गोमूत्र ये डाल के बस्ती देते हैं, लेकिन प्रक्षेप द्रव्य नहीं डालते। तो ये बस्ती आप नोट कर सकते हैं। आप इस प्रकार की बस्ती देंगे तो निश्चित है वेट में लॉस आपको प्राप्त होगा। तो इसमें लेखन बस्ती में है त्रिफला, वायविडंग, सुंठी, गिलोय और नागरमुथा। फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिफला, वायविडंग, सुंठी, गिलोय और नागरमुथा। प्रत्येक 50-50 ग्राम ले लीजिए, यवकोट करिए,
300 ml काढ़ा बना लीजिए, 1200 ml पानी डाल करके 300 ml शेष रहने तक पकाइए। और फिर इसमें यवक्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, ये प्रक्षेप द्रव्य है, तुत्थ 2 ग्राम, शुद्ध काशीस 2 ग्राम, सैंधवादि तैल 30 ml और शहद 30 ml, ये विधिवत बस्ती तैयार करके लेखन बस्ती देवें। अगर आपने नोट न किया हो तो मैं फिर से बोल देता हूँ। गिलोय, नागरमोथा, त्रिफला, वायविडंग, सुंठी, गिलोय और नागरमोथा, इनका काढ़ा बना लीजिए 50-50 ग्राम लेके 300 ml। और इसमें गोमूत्र 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम, शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, तुत्थ 2 ग्राम, शुद्ध काशीस 2 ग्राम, सैंधवादि तैल 30 ml और शहद 30 ml, ये विधिवत बस्ती बना करके देवें लेखन बस्ती। इसमें अनुवासन बस्ती देने की आवश्यकता नहीं है। उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलाश मानवाः अवश्यम स्थापना स्याति नानुवासस्य कथंचन। दूसरी एक लेखन बस्ती है जो कि बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। इसमें दशमूल क्वाथ 100 ग्राम, अग्निमंथ 100 ग्राम, इन दोनों का काढ़ा बना लें 300 ml। इसमें सैंधव 5 ग्राम, सैंधवादि तैल 50 ml, गोमूत्र 50 ml और यवक्षार 10 ग्राम, ये भी एक बहुत अच्छी लेखन बस्ती है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा योग है, ये काढ़े का सेवन है, बहुत अच्छा प्रयोग अनुभूत है ये। इसमें अग्निमंथ क्वाथ आप 100 ml बना लें और शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम शुद्ध शिलाजीत दुग्ध में घोलकर पी लेवें। और ऊपर से अग्निमंथ काढ़ा 30 से 50 ml इसका सेवन करें। ये लगातार 1 महीने के सेवन करने के लिए उल्लेख है। 1 महीने में निश्चित रूप से वेट लॉस होगा। फिर से मैं बताता हूँ, इसमें शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम और अग्निमंथ का काढ़ा। एक और योग है लेखन बस्ती के लिए, उसमें वायविडंग, गिलोय, नागर, सोंठ और आमल की, इसका काढ़ा बना के भी बस्ती लगा सकते हैं, अन्यथा चूर्ण बना लीजिए। वायविडंग, गिलोय, नागरमोथा, सोंठ और आमल की, इसका चूर्ण बना लीजिए बराबर मात्रा लेकर के और 5-5 ग्राम दिन में 3 बार खाली पेट में दीजिए। इसके अलावा एक और काढ़ा है, बृहद पंचमूल क्वाथ 30 ml और 20 ml शहद इसमें मिला लीजिए। ये भी 30 दिन का प्रयोग है और ये भी बड़ा लाभप्रद और स्थूल रोग को नाश करता है। चूर्ण के रूप में त्रिफला चूर्ण और विडंग, सिर्फ 2 चूर्ण हैं, त्रिफला चूर्ण और विडंग 5-5 ग्राम दिन में 3 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक और चूर्ण है, विडंग, सोंठ, यवक्षार, तीक्ष्ण लौह भस्म या अमल की चूर्ण। विडंग, सोंठ, यवक्षार, तीक्ष्ण लौह भस्म या अमल की बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। औषधि योगों में मेदोहर गुग्गुलु, नवक गुग्गुलु, त्रिफला गुग्गुलु, इनका प्रयोग बारी बारी से 2-2 गोली दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी का भी इसमें प्रयोग आप कर सकते हैं गोमूत्र के साथ। दूसरा एक योग है जिसमें शुद्ध शिलाजीत इत्यादि लौह, शोथारी लौह और तीक्ष्ण लौह भस्म, ये 200-250 प्रत्येक लेकर के शहद के साथ चटाएं। इससे निश्चित रूप से स्थूल रोग में लाभ प्राप्त होगा। तो कुछ मैंने योग बताए, मैं फिर से आग्रह करूंगा कि पहले वमन विरेचन कराएं, उसके बाद लेखन बस्ती कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ 100% प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर सायं 4 बजे हम लोग एकत्रित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।